चलो भाई आज की के क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है कि विवेक के पास 25 रुपये प्रति लीटर वाला एक रसायन है। ठीक है, एक सॉल्यूशन है। रसायन में पानी किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 20 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचने पर 25% का लाभ हो। तो 20 रुपया ये तो इसका ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पे हमें पता है एलिगेशन लगेगा, तो ये सेलिंग प्राइस सारा ये सीपी है, पानी का भी सीपी ले लेंगे तो ये भी सीपी होना चाहिए। तो इसको ये सेलिंग प्राइस को सीपी बनाएंगे तो कैसे बनेगा ये देखेंगे। तो एस पी दे रखा है, इसमें उल्टा गुणा कर देंगे तो सीपी निकल जाएगा। तो इसका आंसर सॉल्यूशन देखते हैं। ये रहा कि जो मिक्सचर का जो सीपी निकालने के लिए 20 में, क्योंकि 25% का लाभ हो रहा है तो उल्टा गुणा करना पड़ेगा, तो मतलब 100/25 करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा वो 16। तो जो रसायन है मतलब जो सॉल्यूशन है उसका सीपी कितना दे रखा है 25, और जो पानी दे रखा है उसका तो कोई कॉस्ट होता ही नहीं है, उसका तो इसलिए 0 माना जाता है। ठीक है, तो टोटल जो मिक्सचर का जो सीपी कितना बना हमारा 16 आ गया। तो 25 ये क्या लिखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो 25 और 16 का डिफरेंस 9 आ गया, 16 में से 0 जाएंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। ठीक है, तो यही इसका क्या हो गया, यही इसका आंसर हो गया। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 1650 रुपये की धनराशि पर 1650 रुपये की धनराशि पर साधारण ब्याज 1800 रुपये की धनराशि पर 4% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज एक निश्चित समय के लिए 30 रुपये से कम है। कह रहा है कि 1650 पे जो ब्याज मिल रहा है और जो 1800 रुपये पर जो ब्याज मिल रहा है, तो 1650 में मिलने वाला ब्याज 1800 पे मिलने वाले ब्याज से 30 रुपया कम है। तो ऐसा ही दोनों के ब्याजों में अंतर कितने का है, 30 रुपये का है। ठीक है, दोनों में ब्याजों में कितना अंतर है, 30 रुपये का। रेट कितना दे रखा है, 4% का दे रखा है। तो समय पूछा है, समय कितना है, तो ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का जस्ट फॉर्मूला लगा लेंगे, देखते हैं। तो हमें दे रखा है ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। जो SI दे रखा है, पहला SI निकलेगा सिंपल इंटरेस्ट PRT, तो पहला 1800 मान लिया, अब ज़्यादा होगा इसलिए ब्याज इस पर ज़्यादा मिलेगा, तो इसलिए हमने इसे पहले लिखा है। तो 1800 गुणा 4 PRR रेट है और T क्या है, समय पता नहीं है कितना, इसलिए T मान लिया। दोनों का समय एक ही है तो T/100 हो जाएगा। ऐसे ही 1650 4T/100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई आएगा। ओके, तो जब हमें इसमें क्या कॉमन है, 4T कॉमन है, कॉमन ले लिया। 1800 माइनस 1650 बराबर 30, तो यहाँ पर 150 बचेगा। जब ये 150 बच गया तो ये सब यहाँ से हमने इसे 150 से काट दिया, 50 से 2 बार गया, 50 से 3 बार गया, सब ये उधर लेके चला गया, तो 2 इधर चला जाएगा, 30 के साथ गुणा हो जाएगा, 4 हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ये 3 भी नीचे आ जाएगा। तो हमें सॉल्व करेंगे तो यह आ गया भाई, 30 दूनी कितने होते हैं, 60 होते हैं, 4 से 12 5 60 आंसर ये जाएगा। तो मतलब 5 इसका क्या हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक आदमी एक साइकिल 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने साइकिल 10% कम मूल्य पर खरीदी होती तथा 132 रुपये कम में बेची होती तो उसे 10% का लाभ कमाया। ठीक है, साइकिल का क्रय मूल्य पूछा गया। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता ही रहता है एग्जामों में। ठीक है, इसे देखते हैं क्या कह रहा है ये। तो पहली बार ये कह रहा था कि पहले जो साइकिल को क्या कह रहा था, पहले साइकिल को जो 10% के लाभ पर बेचा, तो 10% के लाभ पर बेचा, तो सीपी तो मुझे पता नहीं है इसलिए इसे सीपी मानना पड़ेगा मुझे 100। तो सीपी इसका हो गया 100, तो एसपी कितना हो जाएगा आपका 10% के लाभ पर 110। अभी कह रहा है पहले अगर ये 10% कम में खरीदता, 100 की ना खरीदता, 100 से 10% कम में, तो कितना खरीदता, 90% की खरीदता। ये सब परसेंट में ही होंगे, ये सब परसेंट में, तो 90% की खरीदता। अब जो कह रहा है 132 रुपये कम में बेचकर, 132 रुपये कम में बेचकर वह जो है 10% की मतलब लाभ पर 100 बेचता है। 132 रुपये कम में बेचकर 10% के लाभ पर बेचता है। तो हमें सीपी पता है 10% के लाभ पर बेचना है, तो हमें क्या करना है, इसका 10% निकाल के इसमें ऐड कर देंगे। तो 90 का 10% 9 आएगा, 9 इसमें ऐड कर 99। तो मतलब अब हमें चीज़ कितने की बेच रहे हैं, 99 की। तो पहले से अब परसेंट में कितने की कमी आ गई, 11% की आ गई। पहले से परसेंट में कितनी कमी आ गई, पहले 110 था, 99, तो 11% की कमी आ गई। और एक्चुअल रुपये में कितनी कमी आ गई, तो हम देखेंगे रुपये में कमी आ गई 132 की। तो
परसेंटेज में 11 की और 132 की रुपए में। तो 1% का मान कितना आ जाएगा 12। तो किसी वस्तु का टोटल मूल्य CP कितना होता है 100% होता है। तो 100 का गुणा कर देंगे तो इसका CP कितना आ जाएगा 1200। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये द्विघात समीकरण का सवाल है। यदि समीकरण x² - x - 1 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं तो इसकी वैल्यू निकालनी है। एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है। चलो इसको सॉल्यूशन देखते हैं। अभी देखते हैं। तो ये समीकरण दे रखा था x² - x - 1 बराबर 0। तो दोनों मूल थे जो अल्फा और बीटा, दो मूल थे अल्फा और बीटा। तो उन दोनों मूलों का योगफल कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा आएगा माइनस का b/a। तो b क्या होता है, इस x का कोफिशिएंट होता है और a क्या होता है, a का कोफिशिएंट। c क्या होता है, c ये कांस्टेंट वाली चीज़ होती है। तो माइनस b/a। तो माइनस b की जगह क्या है, यहाँ पे क्या है, b की जगह क्या है, माइनस का 1 है। तो ये माइनस पहले से था, ये -1 यहाँ का आ गया। a की जगह क्या है, x² का कोफिशिएंट, ये 1 है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो प्लस का क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब दोनों मूलों का गुणा कर लेंगे, है ना। तो गुणा करेंगे मल्टीप्लाई, तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a। तो c कितना है यहाँ पे माइनस का 1 है और a कितना है केवल और 1 है ये, ठीक है। क्योंकि x² का कोफिशिएंट कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। इसे काट देंगे तो माइनस का 1 आ गया। तो ये दोनों चीज़ मुझे पता चल गई। तो क्योंकि क्वेश्चन में जो दे रखा है मुझे चाहिए था अल्फा प्लस बीटा, नहीं मुझे चाहिए अल्फा² प्लस बीटा², जो एक्सप्रेशन दे रखा है। तो हमें अल्फा प्लस बीटा² की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो क्या किया मैं, इसको स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करूँगा दोनों तरफ, तो अल्फा² प्लस बीटा² प्लस 2 अल्फा बीटा और 1 का स्क्वायर तो बन ही रहेगा। ये तो मुझे चाहिए था अल्फा बीटा की वैल्यू, मेरे पास -1 है, यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया। तो इसको मैं उधर ले गया हूँ, अभी प्लस का है तो उधर ले गया, माइनस का 2 अल्फा बीटा 1 माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 की अल्फा बीटा की वैल्यू -1 है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अल्फा² प्लस बीटा² की वैल्यू कितनी आ गई है, तो ये अल्फा² प्लस बीटा² की जो वैल्यू आ गई है आपकी कितनी आ गई है, ये 3 आ गई है, ठीक है। अब हमको अल्फ़ा माइनस बीटा भी चाहिए। अल्फ़ा माइनस बीटा कैसे आएगा, आप अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करो और उसमें से 4 अल्फ़ा बीटा घटा दो और रूट ले लो, तो हमारा अल्फ़ा माइनस बीटा निकल जाता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 है, तो हमने यहाँ लगा दिया। और जो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे माइनस का 1 है, यहाँ पे लगा दिया। तो 1 और 4 कितने हो जाएंगे 5। तो अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू √5 आ गई, ठीक है। अल्फा² प्लस बीटा इसकी वैल्यू निकालनी, तो अल्फा² प्लस बीटा अल्फा² माइनस बीटा² इंटू अल्फा माइनस बीटा। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये वर्गांतर है, एक बार ये प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा इसमें से भी आएगा। एक अल्फा माइनस बीटा ये रखा हुआ है दोनों का, तो दोनों का जो है, तो हमें ये देखा तो दोनों का क्या, एक अल्फ़ा माइनस बीटा यहाँ से आएगा, एक अल्फ़ा माइनस बीटा ये है। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब देखेंगे क्योंकि हमें अल्फा² प्लस बीटा² की वैल्यू कितनी रखी है, 3 दे रखी है, हमने लगा दी, ठीक है। और अल्फ़ा प्लस बीटा 1 दे रखा था, वो यहाँ लगा दिया। और अल्फ़ा माइनस बीटा हमने निकाला √5 या इसका स्क्वायर हो गया, तो 3/5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर रहा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। यदि x² बराबर 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 अनंत तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, ये जाता ही रहेगा। तो यहाँ पर x का मान पूछा गया, देखो कैसे करेंगे इसको। ये इसका सॉल्यूशन है, देखते हैं। x² 6 प्लस रूट ये 6 है और यहाँ पर ये इसी से चल रहा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से ये रूट के अंदर यहाँ से शुरू हुआ है, ये तो पहले से रखा हुआ है, यहाँ से शुरू हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या हमें पहले से पता है कि इसका ऐसा लगातार फैक्टर करते हैं। तो 2 3 6, अगर प्लस होता है तो बड़ा वाला लेते हैं, अगर माइनस होता है तो छोटा वाला। तो ये प्लस में चल रहा है, तो सम यहाँ पर इसका आंसर, तो इसका कितना बनेगा, हमारा 3 बनेगा। यहाँ माइनस माइनस होता तो यहाँ पर 2 बनता, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। 6 पहले था, ये 3 ही आ गया, 9 हो गया। x² का मान 9 है, तो x का मान कितना हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं अब। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। किसी व्यक्ति के पास एक और 2 रुपये के 50 सिक्के हैं, ठीक है, 1 और 2 रुपये के 50 सिक्के हैं। अब
और धनराशि 75 रुपये, मतलब 1 और 2 रुपये के 50 सिक्कों को मिला के हमारी धनराशि कितनी बन रही है, 75 रुपये बन रही है। तो उनके पास 1 और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछी है कितनी कितनी है, ठीक है। तो ये इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं। तो एलिगेशन कैसे लगेगा, एलिगेशन क्योंकि सिक्के जो हमारे पास हैं 1 रुपये और 2 रुपये के हैं, तो 1 रुपये के सिक्के की वैल्यू कितनी होती है, 1 रुपया होता है। 2 रुपये के सिक्के की वैल्यू कितनी होती है, 2 रुपया होती है। तो कुल मिला के हमारे पास 50 सिक्के हैं। जब 50 सिक्के हैं और 75 रुपये इन सबका क्या है, टोटल मूल्य है, धन कितना है 75। तो 50 में प्रत्येक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब मुझे पता नहीं कितना 1 का होगा या 2 का होगा, लेकिन सबकी जो प्रत्येक में कितनी वैल्यू मिलेगी, तो हमने क्या लिया 75/50 एवरेज निकाल दिया, 1.5 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस इधर लिख देंगे, इन दोनों का डिफरेंस इधर लिखेंगे, बराबर है 1/1 आ जाएगा। क्योंकि सिक्कों की संख्या 50 है तो इसे 1 और 1 2 से भाग दिया, 25 आ गया। 25 ये इसे गुणा करेंगे, 25 का इसमें गुणा करेंगे, तो 25 ही हमारे 1 रुपये के सिक्के हैं और 25 ही हमारे 2 रुपये के सिक्के हैं। और ये अनुपात हमेशा सिक्कों की संख्या का आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। 15 की पावर 23 और 23 की पावर 23 को 19 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते हैं। क्योंकि देखो ऑड पावर है यहाँ पर, देखो ये ऑड पावर है, 15 की पावर भी 23 है और प्लस 23 की पावर भी 23 है, ऑड पावर है। तो देखो इस तरह एक चीज़ है, देखते हैं कि अगर a की पावर 1 और b की पावर 1 को देखेंगे तो क्या लिख सकता हूँ मैं, a की पावर 1 और b की पावर लिख सकता हूँ। a क्यू b क्यू का अगर फॉर्मूला देखेंगे तो कैसे खुलता है वो, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो a प्लस 1 था तब भी a प्लस बी आया, और 3 है यहाँ पे तब भी 1 आया, तब भी a प्लस बी आया। अगर 5 होगा तब भी a प्लस बी से स्टार्टिंग होगी, अगर 7 होगा तब भी a प्लस बी से स्टार्टिंग होगी। मतलब a प्लस बी इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, मतलब a प्लस बी इसको भाग कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन में देखते हैं। तो 15 की पावर 23 और 23 की पावर 23, फॉर्मूला तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि 15 प्लस 23 जरूर आएगा। यहाँ पर 19 से भाग कर रहा हूँ, तो 15 प्लस 23 है ना, यहाँ पे 15 प्लस 23 कितने होंगे, 38 हो जाएंगे, और 19 से 2 बार ये कट जाएगा। तो मतलब 19 कट गया पूरा का पूरा, कुछ बचा ही नहीं, तो शेषफल कितना आएगा, इसका 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी सही है, देखते हैं। यदि x बराबर दे रखा है ये इस फॉर्म में, 1 प्लस 2 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस, और ये चलता जा रहा है, अनंत तक जा रहा है इस तरह से, ठीक है, ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो x का मान पूछा गया है, तो मुझे ये दिखाइए x ये सारा कुछ क्या है, ये पूरा का सारा कुछ x है। जब ये सारा का सारा ये x है, मुझे पता है कि 1/2 ये x है। तो अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ तो ये क्या है, आप ये दिखाई दे रहा है यहाँ से, मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है कि यहाँ से x की स्टार्टिंग फिर दोबारा स्टार्ट हो गई, ये चीज़ यहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो ये वाली चीज़ हमारी यहाँ से फिर x से स्टार्ट हो गई, ऐसे ही है, और आगे बढ़ते जाऊँगा तो फिर यही चीज़ बन जाएगी। तो मैं इसको पूरे को x कह सकता हूँ, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, x कह सकता हूँ। तो देखते हैं इसका आंसर कैसे करेंगे। तो अब मैं इसको बताता हूँ। तो ये देखिए, तो मैंने बताया कि यहाँ से इसको क्या मान लेंगे, फिर ये इसको x मान लेंगे। जब इसको x मान लूँगा तो क्या लिख सकता हूँ, x 1/2 रहेगा, यहाँ पे प्लस में x लिख जाएगा, 3 + x। इसको सॉल्व करना है, ये एलसीएम बनेगा और 2 का इसमें क्या होगा, पूरे में गुणा होगा, ठीक है। तो किस तरह से लिख जाएगा ये, तो ये लिख जाएगा 3 है ना, तो ये 6 हो जाएगा। इसमें कितना लिखा जाएगा, 3 दूनी 6, 2 3 6 और 2x आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 + 2x + 1 और अपॉन 3 + x। और ये कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। जब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, x 3 + x और 2x + 7, 6 और 1 कितने हो गए, 7 और 2x। अब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2x² + 7x बराबर 3 + x हो जाएगा, और 2x² + 6x सॉल्व करने पर -3, ये द्विघात समीकरण आपकी बन जाएगी। तो अब सॉल्व तो होगी नहीं, तो हमें सीधा हर से मेथड लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला। तो वो क्या होता है, -b + -b² - 4c/2 है, ठीक है। तो अब इसे फिर कंपेयर करेंगे, तो a की वैल्यू ax² + bx + c से कंपेयर करेंगे। तो a का मान यहाँ पे कितना मिलेगा, a का मान 2 मिलेगा, b का मान मेरे को 6 मिलेगा, c का मान -3 मिलेगा, इस तरह से। तो -b + -b² - 4ac/2a से, तो सारी वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पर, और ये सब लिख दिया यहाँ पर, a की जगह a लिख दिया, b की जगह जो वैल्यू थी वो सब लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखते हैं।
तो ये सॉल्व हो ये आ गया, और 36 और 24 कितने हो जाएंगे 60, और ये देखो कितना बनेगा 15 चौका 60 होते हैं, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 15 अंदर रह जाएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस है तो इसके दो उत्तर आएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। ठीक है, तो हमने ये दो लिख दिए, प्लस मिले तो यहाँ प्लस कंसीडर कर लिया तो प्लस आ जाएगा, और ये माइनस कंसीडर करें तो माइनस, क्योंकि उत्तर माइनस में दिया नहीं है, प्लस वाला दिया गया है तो हमने इसको ले लिया, तो 15 को इधर लिख दिया, माइनस को 3 को इधर लिख दिया, जो कितना बनेगा माइनस का ये बटे में 2 लिख दिया, तो ये इसका क्या था, ये उत्तर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3000 रुपये उधार लेता है, प्रत्येक वर्ष के अंत में वह 1000 रुपये चुकता कर देता है, तो तीसरे वर्ष के अंत में अपने सारे देय को चुकाने के लिए उसे कितनी राशि देनी चाहिए तीसरे वर्ष के एंड में। ठीक है, ये पूछा गया, तो देखते हैं। तो जो इसके अंदर रेट दे रखा है वो 10% है, जो इसके अंदर रेट दे रखा है वो कितना है 10% है, तो 10% का मतलब 1/10 कितना 11/10। तो पहले साल के स्टार्टिंग में जो 3000 थे तो एंड में कितने होंगे एक साल बाद, तो 11/10 3300। तो एक साल का जब एंड हो गया तो मुझे 1000 रुपये वापस करने पड़ेंगे, 3300 में से मैंने 1000 रुपये वापस भी कर दिए, वापस करने के बाद मेरे को 2300 रुपये मेरे बच गए। तो ये दूसरी साल के स्टार्टिंग में इतने पास मेरे पास कितने 2300 रुपये हैं। अब मैं इसे नेक्स्ट ईयर में लेके जाऊंगा, एंड में जाऊंगा, सेकंड ईयर के एंड में जाऊंगा तो कितना, तो 2300 पे 11/10 फिर गुना कर दूंगा मैं, फिर बढ़ जाएंगे इसी उससे रेट से। ठीक है, तो ये गुना करने के बाद कितना का 2530, तो दूसरे साल के एंड में 2530 रुपये हो चुके हैं, तो मुझे इसमें से 1000 रुपये वापस करने पड़ेंगे। तो 1000 रुपये जब मैंने इसमें 2530 में से वापस कर दिए तो 1530 रुपये मेरे बच गए। तो ये तीसरी साल की स्टार्टिंग में मेरे 1530 हैं, लेकिन मुझे तो एंड में पूछा गया है, तो थर्ड ईयर के एंड में तो 1530 एक बार 11/10 होकर देंगे, सोल्व करेंगे 1600। अब 1000 नहीं वापस करने, 15 साल में पूरा पैसा वापस करना है, तो 1683 रुपये ये बन जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, एक आदमी 1710 रुपये में 2 घोड़े बेचता है, पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि पहला 10% की हानि पर तथा दूसरा 25% के लाभ पर बेचा जाता है तो कुल लाभ या हानि रुपए में ज्ञात करो। क्योंकि दोनों का घोड़ों का क्या दे रखा है 1710 रुपये SP दे रखा है, सेलिंग प्राइस है दोनों के घोड़ों का, दोनों घोड़े उसने 1710 रुपये में बेचे हैं। ठीक है, इसको सॉल्यूशन देखते हैं। तो जो पहला जो घोड़ा है, ये सॉल्यूशन यहाँ देखते हैं। ये जो पहला घोड़ा है, पहले घोड़े को 10% के लॉस पर बेचा है, तो 100 रुपये की चीज़ 10% के लॉस पर बेचेंगे तो 90 की बिकेगी, और फिर दूसरे को 25% के, अरे खोल दो यार, दूसरे को 25% के लाभ पर बेचा गया तो 100 की चीज़ 125 में बिकेगी। ठीक है, अगर अब देखते हैं तो यहाँ पे 9 का अनुपात आ जाएगा, यहाँ पे 4 और 5 का अनुपात आ जाएगा। पर इस सवाल में एक कंडीशन दे रखी है कि पहले का जो CP है दूसरे के SP के बराबर है, पर यहाँ तो बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। जब मैंने 2 का गुणा कर दिया अब ये बराबर हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखेंगे पहले घोड़े का यहाँ पे SP कितना है 9, दूसरे घोड़े का यहाँ पे SP कितना है 10, तो दोनों घोड़ों का मिला के कितना हो गया 19। तो अनुपात के हिसाब से 19 एक्चुअल में कितना है 1710 है दोनों घोड़ों का SP, तो एक का मान कितना आ जाएगा 90। ठीक है, तो पूरे व्यापार में उसे कितने रुपए का लाभ या हानि हुई है पूछा गया है। तो दोनों का CP कितना बैठेगा, दोनों का CP बैठेगा आपका 18 और दोनों का SP बैठेगा आपका 19। तो हमें 18 के लाए 19 के बेचे तो एक का लाभ होगा, एक की वैल्यू कितनी रहेगी 90, तो इसका मतलब 90 रुपये का मुझे को क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक निश्चित लंबाई की रेलगाड़ी जो 2 पुल को पार करती है, एक और ट्रेन में आदमी बैठा है, वह आदमी ध्यान से देखता है कि पहले पुल और दूसरे पुल को पार करने में लगे समय का अनुपात 7:4 है। यदि पहले की लंबाई 280 मीटर है तो दूसरे पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ओके करते हैं। अब जैसा कि हमको पहले से पता है कि जब भी ट्रेन में व्यक्ति बैठ जाता है तो उस ट्रेन की लेंथ काउंट नहीं होती है, वो 0 हो जाती है। ठीक है,
तो अब हमें इसका मतलब जब पहले प्लेटफॉर्म को पार करेंगे या जो पुल है तो पहले पुल की बराबर की दूरी पार करेंगे, दूसरे पुल को पार करेंगे तो दूसरे पुल के बराबर की दूरी ही पार करेंगे, ठीक है ना। दूसरे पुल की दूरी ही पार करेंगे। और जो ट्रेन की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वो जो चाल है किसकी हो जाएगी, क्योंकि ट्रेन में व्यक्ति बैठ गया है तो व्यक्ति की चाल बन जाएगी ट्रेन की चाल। तो अब ऐसा हो जाएगा कि व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है, तो व्यक्ति पहले पुल को पार करेगा तब भी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे को पार करेगा तब भी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब इसमें चाल कांस्टेंट हो गई, चाल बड़ा है ना कांस्टेंट में, चाल दोनों केस में कैसी समान है। तो चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है समय, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा चाल गुणा समय। तो क्योंकि चाल कांस्टेंट है तो डी का मान सीधा का सीधा समय पर डिपेंड करेगा, तो डी का मान टी के कैसा होगा बराबर होगा। ओके, तो जो अनुपात टाइम का है तो वही अनुपात दूरी का बन जाएगा। तो ये प्लेटफॉर्म की दूरी और पहले पुल की दूरी और दूसरे पुल की दूरी का अनुपात उस समय के अनुपात के बिल्कुल बराबर ही होगा। जो समय का अनुपात है वही दूरी का अनुपात हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर चाल दोनों ही केस में समान है, कांस्टेंट है, इसलिए। ठीक है, अब पहले पुल का जो लेंथ दे रखा है 280 दे रखा है, अनुपात के हिसाब से 7 है, 7 से काट देंगे 40 बार, तो 40 से इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 चौक 16, 160 मीटर, यही इसका उत्तर था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 है शंकु का। एक कोई शंकु था, वो उसकी जो आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दे रखी है और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर। शंकु को आधार के समांतर किसी समतल से काट दिया। बाल्टी के निचले भाग का जो निचले भाग का क्षेत्रफल नहीं, ये आयतन होगा, क्षेत्रफल नहीं आयतन होगा, आयतन होना चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब है। तो नीचे भाग का आयतन कितना 44 सेंटीमीटर क्यूब है। तो बाल्टी के ऊपरी भाग की सतह की त्रिज्या ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं क्या कहना चाह रहा है, समझाता हूँ। ये रहा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, देखते हैं। क्योंकि ये एक शंकु था, यहाँ पर क्या किया हमने, काट दिया, इसको काट दिया। जब मैंने इसे काट दिया और इसको ऊपर का फेंक देंगे तो यहाँ पे क्या नीचे वाली त्रिज्या पहले कितनी 3 थी और पूरी हाइट कितनी थी 9 थी। और ये काटने के बाद जो निचले भाग का जो आयतन दे रखा है 44, तो ये पूछ रहा है कि इस भाग की त्रिज्या कितनी है, छोटी आर मान ली मैंने, और ये कितनी है, ये बड़ी आर मान ली, ये 3 है। ठीक है, तो इसके लिए इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो एक आर देगा, दूसरी आर पूछेगा। ठीक है, या इसमें लेंथ हाइट का ही कोई यूज नहीं है, दे ना दे इसका यूज ही नहीं करना है, बिना इसका यूज किए हम आंसर निकाल सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला है, ड्राइव करके आया हुआ है, अब ये याद करना पड़ेगा आपको। इसके बिना अगर ये याद होगा तो बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, वरना बहुत देर में क्वेश्चन होगा। फिर इसमें सिमिलरिटी वगैरह लगानी पड़ेंगी, तब हमें निकालने पड़ेंगे। आर क्यू माइनस आर क्यू 3v अपॉन पाई आर, मतलब नीचे बड़े वाले सरफेस की जो सतह की त्रिज्या कितनी है 3 है, और जो छोटा वाला है उसकी त्रिज्या कितनी है यहाँ पे आर मान ली। तो हम देखते हैं, तो 3 का क्यू हो जाएगा आर क्यू, 3v क्या है, जो ये छिन्नक मतलब फ्रस्टम बना, उसका क्या है वॉल्यूम है, ये यहाँ लिख दिया हमने। ठीक है, और पाई का मान 22/7, आर का मान 3, इनको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, इधर से हमारा आएगा 14 आएगा सॉल्व करके, ये 27 हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा, इसे घटा लेंगे तो आर क्यू की जो वैल्यू बनेगी कितनी बन जाएगी, आर क्यू की वैल्यू आ जाएगी आपकी 13, और 13 को हम लिख सकते हैं 13 की पावर 1/3, और 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, घनमूल है, ये क्या है घनमूल, इस तरह से इसको लिख सकते हैं, यही इसकी क्या हो जाएगी आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, ओके बाय।